वेलकम टू ओम अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों के अध्ययन मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। तो चलिए आज हम आपको सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बतलाते हैं। इससे पहले साइंस का सेट 1 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन करवा दिया गया है, जो आप जाके इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शुरू करने से पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक का बटन पर क्लिक करें और मैट्रिक परीक्षा से संबंधित सारे प्रकार के नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। धन्यवाद। जैसा कि हम देखते हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात JCERT के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है। विषय सामाजिक विज्ञान की मॉडल प्रश्न पत्र है। समय इसका 1.5 घंटे का समय दिया गया है। 1 घंटा 30 मिनट की समय दी गई है और कुल पूर्णांक कितने होंगे? 40 होंगे। इसमें जो सामान्य इसका निर्देश है, इसमें क्या बतलाया गया है कि कुल जो प्रश्न होंगे वो कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 40 प्रश्न कुल होंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न होंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे और इस प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक इसमें से काटे नहीं जाएंगे। मतलब किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का विकल्प इसमें नहीं है। नेगेटिव मार्क्स का कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। मतलब आप 40 में से 40 प्रश्न कर सकते हैं। अगर किन्हीं प्रश्नों का उत्तर अगर गलत होता है तो उसके अंक नहीं काटे जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 में। क्वेश्चंस नंबर 1 है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर का में है 1759 ईस्वी, 1769 ईस्वी, 1779 ईस्वी और 1789 ईस्वी। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी और इस क्रांति के द्वारा फ्रांस के राजाओं ने लुई 16वां को गद्दी से हटा दिया था। किन्हीं को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर का है रूसो, खा में है मॉन्टेस्क्यू, गा में है दित्रो और घा में है वाल्टेयर। तो सामाजिक जो उपबंध पुस्तक है उसकी स्थापना या उसके लेखक जो थे वो कौन थे? रूसो थे। कौन थे? रूसो। इस प्रकार से आंसर नंबर का जो है मेरा वो सही है। ऑप्शन नंबर का जो है वो मेरा यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, अर्थात 1762 ईस्वी में सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना है वो रूसो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस है का नंबर काबूर, खा में है मेजनी, गा में है विस्मार्क और घा में है रूसो। तो इसका जवाब जो होगा वो खा होगा, क्योंकि खा होगा मेजनी के द्वारा
इसका क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। इस पुस्तक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेजनी के द्वारा की गई थी। मेजनी ने 1831 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना भी की थी, जिस संगठन का नाम क्या था? यंग इटली सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है वो ऑप्शन है इसमें से दिया हुआ 1851, खा में दिया हुआ 1861, गा में दिया हुआ 1870 और घा में दिया हुआ 1881। तो इसका जो जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका आंसर होगा 1870। मतलब ये कहा जाता है कि 1870-71 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? गा नंबर होगा 1870 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन है, शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो शुल्क संघ जालवेराइन की जो स्थापना थी वो किया गया था प्रशा के द्वारा। किसके द्वारा पहल पर किया गया था? प्रशा के पहल पर किया गया था। अर्थात इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर का होगा। ऑप्शन नंबर का अर्थात प्रशा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रशा के नेतृत्व में शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना कब की गया था? 1834 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ईस्वी भी। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसमें ऑप्शन नंबर है का है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, 20 अप्रैल 1919 ईस्वी और 25 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका जवाब होगा का नंबर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये कौन से दिन हुआ था? तो बैसाखी पर्व के दिन पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था। और इसमें अंग्रेज सैनिक जनरल डायर जो थे वो क्या किए थे? बहुत सारे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां हैं वो चलवा दी थी। इसलिए इसका आंसर है वो क्या है? का नंबर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर का है पंडित जवाहरलाल नेहरू, खा है महात्मा गांधी, गा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और घा है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से क्वेश्चन है, हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी? तो हिंद स्वराज की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर खा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर खा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर गा है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर घा है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा गा नंबर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसमें से आपको बतला दें कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये जो तीनों थे ये तीनों गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? ऑप्शन नंबर का है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर खा है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर गा है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर घा है महात्मा गांधी। तो ब्रिटिश सरकार जो थे उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किए थे। इसलिए इसका आंसर होगा घा नंबर महात्मा
गांधी। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, खा में है श्रीमती इंदिरा गांधी, गा में है अब्दुल गफ्फार खां और घा में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गा नंबर, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर का है 2, ऑप्शन नंबर खा है 3, ऑप्शन नंबर गा है 4 और ऑप्शन नंबर घा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर का होगा। कौन कौन से होते हैं? तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये 2 प्रकार के संसाधन हैं, ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य क्या कारण था? का नंबर है गहन सिंचाई, खा नंबर है अधिक सिंचाई, गा नंबर है वनोन्मूलन और घा नंबर है पशुचारण। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका खा नंबर अधिक सिंचाई। ये था पंजाब की भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण था अधिक सिंचाई। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुई थी उसका आयोजन जो था वो किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में किया गया था और ये कहाँ किया गया था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में किया गया था और यह संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें लगभग 172 देश के राष्ट्र अध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का 1992। ऑप्शन नंबर का 1992। आंसर क्या होगा? का नंबर 1992। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में जो होती है वो काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है और राजस्थान में है वो काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसलिए इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर का है कृषि प्रसार, ऑप्शन नंबर खा है वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर गा है पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना और ऑप्शन नंबर घा है तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ऑप्शन नंबर गा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 ईस्वी में और 1973 ईस्वी में इस परियोजना के अंतर्गत 9 अभ्यारण्य बनाए गए थे जो वर्तमान समय में बढ़कर लगभग 52 अभ्यारण्य हो गए हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा 1973 ईस्वी होगा। अगला क्वेश्चन है
अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर का है संकटग्रस्त जातियां, ख है दुर्लभ जातियां, ग है लुप्त जातियां और घ है इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो क्वेश्चंस था वो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसमें से सभी को रखा गया है, इसलिए इसका आंसर होगा घ नंबर इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली के सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया था? तो हौज खास का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन नंबर का है चंद्रगुप्त, खा है इल्तुतमिश, गा है अशोक और घा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको बता दें कि इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर खा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे वो गुलाम वंश के शासक थे और इन्होंने 14वीं शताब्दी में जल की सप्लाई के लिए क्या किया था? हौज खास का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिया गया तर्क नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर का है वो दिया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। तो ये जो है ऑप्शन, ये ऑप्शन तर्क दिया गया था, ये तर्क जो है वो का नंबर ऑप्शन का दिया गया था। खा नंबर है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू करती है, ये भी ऑप्शन सही है। गा नंबर है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये जो ऑप्शन है गा नंबर, ये है वो गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन गा होना चाहिए। और घा नंबर चलिए देखते हैं। घा नंबर में लिख रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ये भी सही है। इसलिए इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर गा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर का है गंगा, खा है यमुना, गा है नर्मदा और घा है गोदावरी। तो सरदार सरोवर जो डैम है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर गा होगा, नर्मदा नदी। इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? गा नंबर होगा नर्मदा नदी। इस प्रकार से 20 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवा दिए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 21 में। सॉरी। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर का जो है वो है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर खा औसत साक्षरता दर। ऑप्शन नंबर गा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और ऑप्शन नंबर घा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो किसी भी देश की जो विकास का आधार होता है ये उसके प्रति व्यक्ति आय पे भी निर्भर करता है, औसत साक्षरता दर पे भी निर्भर करता है और उसकी स्वास्थ्य की स्थिति पे भी निर्भर करता है। इसलिए इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं। किसी देश में कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं।
इन परिवारों का प्रति व्यक्ति आय कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 है, 7,000 है और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय जो होगी वो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर का दिया हुआ है 7,500, ऑप्शन नंबर खा है 3,000, ऑप्शन नंबर गा है वो 2,000 और ऑप्शन नंबर घा है वो 6,000 है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इन परिवारों का प्रति व्यक्ति आय 5,000, मतलब एक व्यक्ति का जो आय है, एक व्यक्ति का, सॉरी थोड़ा पेन डिस्टरबेंस है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति की जो आय है वो है 5,000 रुपया। तो 5 व्यक्ति की आय कितनी होगी? सॉरी 5 नहीं पूछा जा रहा है, 4 व्यक्ति की आय कितनी होगी? क्या पूछा जा रहा है? 4 व्यक्ति की जो है वो आय जो है वो कितनी होगी? तो 5,000 और गुना 4 करते हैं तो ये कितने हज़ार हो जाएंगे? 20,000 रुपये टोटल है वो हो जाएंगे आय 4 व्यक्तियों की। अब इसमें से एक व्यक्ति की आय 4,000 दी हुई है, दूसरे की 7,000 दी हुई है और तीसरे की 3,000 दी हुई है। तो 4,000 और 7,000 11 और 3 14,000 हो गए आय। तो 20,000 में अगर हम 14,000 को माइनस कर देते हैं तो ये जो बचता है मेरा शेष वो क्या बचता है? 6,000 रुपया बचता है। इसलिए जो चौथे व्यक्ति की आय होगी वो होगी ऑप्शन नंबर घ 6,000 रुपये। सभी को समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ऑप्शन नंबर का है स्वास्थ्य के प्रति, ऑप्शन नंबर खा है शिक्षा, ऑप्शन नंबर गा है प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन नंबर घा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब जो होगा वो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो तुलना उपरोक्त सभी के आधार पे करती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर प्रति व्यक्ति आय हो। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर इसमें का लिखा है शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर खा है मातृत्व मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर गा है मृत्यु दर और ऑप्शन नंबर घा है औसत जन्म दर। तो एक वर्ष में जो बच्चे पैदा होते हैं और उस 1,000 जीवित बच्चों में से जो बच्चे 1 वर्ष के पहले मर जाते हैं, 1 वर्ष के अंदर मर जाते हैं, उन्हें हम लोग शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इस ऑप्शन का जवाब जो होगा वो का नंबर होगा शिशु मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्वेश्चंस है कि वनोत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है? तो वन की जो उत्पादक होती है वो जो आती है वो कौन सी क्षेत्र की गतिविधि है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से ऑप्शन नंबर का है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर खा है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर गा है तृतीयक और ऑप्शन नंबर घा है चतुर्थक। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर खा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि वनोत्पादक संग्रह करना को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होती हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है खाली जगह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इसका संगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर खा है असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर गा है संगठित तथा असंगठित क्षेत्र और ऑप्शन नंबर घा है वो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा
वो होगा संगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर का संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश चार भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चंस हैं कि रमेश क्या करता है, खेतों में काम करता है, सुरेश क्या करता है, फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इसमें से जो किसका जो कार्य होगा वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा नरेश जो एक शिक्षक है और सुराकेश एक टैक्सी है। तो नरेश और राकेश जो है ये ऑप्शन नंबर गा में है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो गा नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार गारंटी मिलेगी? ऑप्शन नंबर का 200 दिन, ऑप्शन नंबर खा 365 दिन, ऑप्शन नंबर गा 100 दिन, ऑप्शन नंबर घा 250 दिन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर का 100 दिन। मनरेगा में जो भी मजदूर काम करते हैं, ठीक है, उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी योजना प्रदान की जाती है। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा इसका फुल फॉर्म मनरेगा का जो होता है वो होता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने एक वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। तो करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? इसका का नंबर ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, खा नंबर है प्रछन्न बेरोजगारी, गा नंबर है शहरी बेरोजगारी और घा नंबर है शिक्षित बेरोजगारी। तो जो करण की जो परिस्थिति है उसे हम लोग खा नंबर प्रछन्न बेरोजगारी में रखेंगे, इसलिए इसका जवाब होगा खा नंबर प्रछन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? ऑप्शन नंबर का बेरोजगारी से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर खा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर गा अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए और ऑप्शन नंबर घा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका जो प्रश्न नंबर 30 है इसका जो आंसर होगा वो होगा खा नंबर दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी में कौन सा कथन बोला जा रहा है कि असत्य है? ऑप्शन नंबर का है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर खा है इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर गा है यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है और ऑप्शन नंबर घा है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा होगा,
यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को क्या करती है? बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा है वो नहीं बोली जाती है। तो बेल्जियम में फ्रेंच है, वो बोली जाती है, डच है वो बोली जाती है, जर्मन है वो बोली जाती है। तो इसमें से स्पेनिश जो भाषा है वो बेल्जियम में नहीं बोली जाती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर का है तमिल, ऑप्शन नंबर खा है हिंदी, ऑप्शन नंबर गा पाली और ऑप्शन नंबर घा है सिंहली। तो जब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था तो उस समय श्रीलंका अपना राजभाषा के रूप में सिंहली को घोषित किया था, इसलिए इसका जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ, सिंहली। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा, और अगर आप सभी विद्यार्थियों को समझ आ रहा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर है 34 नंबर है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जो है वो आज़ाद कब हुआ था? तो श्रीलंका से एक साल भारत से एक साल बाद आज़ाद हुआ था। सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। किससे? ब्रिटिश हाथों से, ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा से। अगला है 35 नंबर। निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर का है यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। खा है अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। गा है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। और घा है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का आधार है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो गा नंबर होगा। विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। संघवाद की यह विशेषता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर गा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में कौन शामिल नहीं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर का है अरबी, ऑप्शन नंबर खा है मैथिली, ऑप्शन नंबर गा है संथाली और ऑप्शन नंबर घा है असमिया। तो इसमें से अरबी जो भाषा है वो भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो जवाब होगा वो का होगा, भाषा अरबी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब बोला जा रहा है कौन से जो होते हैं वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर का है राज्य सरकार, राज्य सूची, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर खा है केंद्र सरकार जो होता है वो संघ की जितने भी सूची होते हैं उस पर कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य सरकार जो होते हैं वो समवर्ती सूची में कानून बनाते हैं। और घा है ऑप्शन नंबर स्थानीय सरकार अपशिष्ट अधिकार, जो कि ये गलत है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा घा नंबर, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार नहीं देती। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर घा होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर का है अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है।
ऑप्शन नंबर जो खा है वो है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ऑप्शन नंबर ग है कम से कम एक चौथाई पद महिलाओं के लिए आधारित थे और ग है पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। अर्थात भारत में विकेंद्रीकरण जो हुआ था वो था वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में। यह कदम कब उठाया गया था? 1992 ईस्वी में उठाया गया था। और इस प्रकार से यह जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर खा। इसका जो सही है ऑप्शन नंबर खा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर खा सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन से जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन नंबर का है वर्ग विशेष के हित समूह किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन हैं। खा है राजनीतिक दल ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है। गा है किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और घा है दबाव समूह जो होता है वो राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। तो दबाव समूह जो है वो राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर घा होगा, दबाव समूह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इस सेट का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है, इसका नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है, ये सही है। खा नंबर है खाद्य विक्रेताओं का जो संघ है वो दबाव समूह है, ये भी सही है। गा में तृणमूल कांग्रेस जो है वो राजनीतिक दल है, ये भी सही है। और घा में जो है वो श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली है। तो यहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली श्रीलंका में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका जो जवाब होगा वो घा नंबर होगा, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा और इसका जो सेट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है वो धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से करवा दिया जाएगा। आपको अगर ये सही लगा हो, आपको यह वीडियो सही लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।